हेलो गाइज, वेलकम टू हेमंत एलपी नथिंग इम्पॉसिबल। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल हेमंत एलपी को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में आप लोगों को एक घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, हम वही वीडियो लेकर आते हैं जो आपके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदी का पार्ट 1 जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। ये आपका हिंदी का क्या है, पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे और स्वर का जो एक टॉपिक छूट गया है उसे पढ़ेंगे। देखिए, स्वर में छूटा क्या है, जैसे प्रयत्न के आधार पे दो प्रकार से बांटा गया है स्वर को। एक है बाह्य प्रयत्न, एक है आंतरिक प्रयत्न। ठीक है, तो बाह्य प्रयत्न में देखिए ये है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, व्यंजन में एकदम सही से समझेंगे। यहाँ भी करेंगे, वहाँ भी करेंगे तो थोड़ा होगा क्या, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए एक ही जगह हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए, आंतरिक में आंतरिक प्रयत्न के हिसाब से 1, 2, 3, 4 यानी अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष 4 भागों में बांटा गया है। अल्प प्राण का मतलब होता है, अल्प माने कम और प्राण माने होता है वायु। ठीक है, जहाँ कम वायु निकलेगा उसे अल्प प्राण कहेंगे और जहाँ ज़्यादा या अधिक वायु निकलेगा उसे महाप्राण कहेंगे। और अघोष सघोष, आ माने बिना और घोष माने क्या, कंपन। बिना कंपन का अगर आप जो वर्ड बोल रहे हैं आप, अगर बिना कंपन, उसमें कंपन नहीं है तो अघोष होगा और कंपन के साथ होगा तो सघोष होगा। ठीक है, तो डिफिनेशन कोई मायने नहीं रखता है, डिफिनेशन नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो वर्ड पूछेगा, जैसे देगा क्या है, अल्प प्राण, महाप्राण, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या बताएंगे, अल्प प्राण है। देखिए कैसे, सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं। जैसे आप बोलिए आ, ई, ऊ, देखिए कम वायु निकल रहा होगा। अल्प प्राण मतलब कम वायु निकलेगा आपके मुंह से। वहीं पे अगर आपको बोलना रहे अंगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा वायु निकल रहा है। तो सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण है। अगर इस तरह नहीं याद कर पा रहे हैं तो एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं। जैसे अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू क्या होता है, स्वर होता है। तो ए आगे आ रहा है तो ए को हिंदी में अगर लिखते हैं तो आ लिखते हैं। तो ए से आ लिखते हैं तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं तथा सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो आपको क्या याद करना है, अल्प प्राण घोष, घोष सघोष को कहते हैं। इस तरीके से आपका ये दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक अयोगवाह आता है। अयोगवाह जो है यह न तो स्वर है और ना तो व्यंजन है, अर्थात योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे अयोगवाह कहते हैं। कभी भी इसको आप स्वर और व्यंजन में मत गिनिएगा, मतलब गिन सकते हैं लेकिन कभी आपसे पूछेगा कि अंग और अह क्या है, स्वर व्यंजन दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से कोई नहीं मारना होगा क्योंकि यह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अब देखिए, अयोगवाह में एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब होता है ए, अंग, और एक होता है विसर्ग। विसर्ग मतलब ये होता है। ठीक है, ये दोनों बिंदी तो विसर्ग होता है। अब जो अनुस्वार होता है केवल नाक पर बल देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना आ रहा है तो केवल कहाँ बल देगा, नाक पर बल देगा, अर्थात नासिक के, नासिक के, नासिका नासिक के। और विसर्ग जो होता है, जैसे अंग, बोलिए अंग, तो अंग बोल रहे हैं तो केवल नाक पे देखिए बल जा रहा है। ठीक है, और अगर विसर्ग की बात करेगा तो केवल मुंह पे, जैसे अह, तो देखिए कहीं पे नाक का प्रभाव जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो केवल मुंह पे। अब देखिए अयोगवाह क्या हो जाएगा, वे वर्ड जिनका उच्चारण नाक एवं मुंह दोनों से होता है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अब एक चीज़ बताइए आप, स्वरों की संख्या जो है कितना है, स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, अगर मात्रा के आधार पे पूछेगा तो 10 है। ठीक, आ हट जाएगा।
ये 2 चीज़ आपको क्लियर होगा। अब अगर पूछ लेगा कि अयोगवाह को लेकर स्वरों की संख्या कितनी है, तो अयोगवाह अंग और अह को भी ले लेगा तो 11 + 2 तब 13 हो जाएगा। ठीक है, तब कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अनुस्वार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुनासिक और एक होता है निरनुनासिक। तो अनुनासिक मतलब क्या होता है? नाक के पिछले हिस्सा को अनुनासिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यही नाक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यही नाक है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसी को पिछला हिस्सा कहते हैं, और जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको अगला हिस्सा कहते हैं। तो अननुनासिक मतलब ऊपर वाला हिस्सा, नाक का ऊपरी हिस्सा, और निरनुनासिक मतलब नाक के आगे वाला हिस्सा, और आगे वाला हिस्सा आपका कौन है? ए वाला है। ठीक है, तो अनुनासिक कहेगा मतलब जिसमें नाक का प्रयोग होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे चाँद, चाँदनी, नाक का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? तो अननुनासिक। ठीक है, यहाँ पे आपके यहाँ पे जोर जाता होगा जब चाँद बोलते होंगे तब। और अगर आप कॉफ़ी बोल रहे हैं, देखिए ये चंद्र बिंदी रहेगा तो अननुनासिक, क्योंकि नाक का यूज होगा। और जब केवल ऐसे रहेगा जैसे कॉफ़ी डॉक्टर में लिखा है, तो इसमें देखिए नाक के आगे वाले भाग पे जोर जाता है, यहाँ पे जोर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? निरनुनासिक। तो कॉफ़ी हुआ, डॉक्टर हुआ, इसमें आपको क्या है? नाक पे दबाव नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। अनु आया है तो नाक, ठीक है, निरनु आया है तो नाक नहीं। अब देखिए, विसर्ग को हकार ध्वनि भी कहते हैं। कभी भी आपसे पूछ सकता है हकार ध्वनियाँ किसे कहते हैं, तो विसर्ग को कहते हैं। जैसे स्वर को स्वतंत्र ध्वनि और व्यंजन को परतंत्र ध्वनि, वैसे विसर्ग को हकार ध्वनि कहते हैं। अब देखिए, विसर्ग का तात्पर्य हकार ध्वनि से है, अर्थात वर्ण का उच्चारण करते समय हकार का प्रयोग अंतिम समय में होता है। अतः प्रातः, अतः प्रायः, मतलब कहने की ये है कि ये जो बिंदी बिंदी लगा है इसे विसर्ग कहते हैं। ये किसी भी शब्द के अंत में आएगा, शुरू में नहीं। जैसे देखिए, निःशुल्क लिखा है तो निह के अंत में, यानी 2 विसर्ग आ गए हैं, मतलब विसर्ग आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर इसी लाइन को ऐसे मिला के देखिए यहाँ पे लिखे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अगर पूरी लाइन मिला देंगे तो ये नहीं कहा जाएगा कि निह के बाद आया है, तब तो यहाँ लगाना चाहिए ना, लेकिन वहीं लगा दिए हैं तो गलत है। और इसी को शुद्ध भाषा में देखिए निःशुल्क, ठीक है, क्या लिखते हैं? नी आधा सा, उसके बाद शुल्क लिख देते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, व्यंजन पे आ जाते हैं हम। व्यंजन जो होता है क्या होता है? परतंत्र ध्वनि होता है। इसको हमने बताया है कि व्यंजन क्या होता है? व्यंजन परतंत्र ध्वनि होता है। अगर कोई इसकी परिभाषा आपसे पूछेगा तो आप तुरंत बताएंगे कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब एक चीज़ और है कि व्यंजन को हल भी कहते हैं। जैसे स्वर को अच कहते हैं, वैसे व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। और इनकी टोटल संख्या जो होती है कितनी होती है? 33 होती है। समझ में आया कि नहीं? टोटल जो होते हैं व्यंजन 33 होते हैं। अब इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है मूल व्यंजन और एक होता है अन्य व्यंजन। लेकिन आपसे पूछेगा कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कितने? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मूल व्यंजन या व्यंजन के जो है 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन और एक होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये भी आपको ख्याल रखना है। और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनको हम ये कह सकते हैं कि जिनका उच्चारण जो है कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओठ से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी क्या होगा? इसमें जो जीभ आपकी है हीरो होगी, वो स्पर्श करेगी, चाहे ऊपर करेगी, चाहे नीचे करेगी, चाहे दांत स्पर्श करेगा,
चाहे ओठ स्पर्श करेगा लेकिन कुछ न कुछ स्पर्श करेगा, इसीलिए इनको स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। और इन्हीं को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग मतलब देखिए स्क्वायर होता है, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे तो इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 है, इधर भी 1 2 3 4 5 है, मतलब चारों तरफ बराबर, यानी ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? 25। कहाँ से कहाँ तक ये हैं? का से लेकर माँ तक के व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हम नहीं, मतलब आशा करते हैं कि नहीं हुई होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए क से कंठ, और तालु जो होता है, तालु जो होता है ऊपर वाली छत, जो आपके जीभ के ऊपर वाली छत है उसे तालु कहते हैं, ठीक है। और जो आपके जीभ के नीचे है, आपके जीभ के नीचे वाली छत जो है, जीभ के नीचे, उसे मूर्धा कहते हैं। दंत माने दांत आप जानते हैं, होठ माने ओठ जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको याद करने की टेक्निक हम कैसे बनाते हैं। आपको स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहेगा तो आप अपने दिमाग में क्या रखेंगे? 25, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करेंगे। अब देखिए इस ग्राफ से आप टोटल स्वर और व्यंजन सब कुछ याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हमने बताया था कि सबसे पहले आएगा का वर्ग, उसके बाद आएगा चा वर्ग, उसके बाद आएगा टा वर्ग, उसके बाद आएगा ता वर्ग, उसके बाद आएगा पा वर्ग। का वर्ग का मतलब होता है कंठ, चा वर्ग का मतलब होता है तालु, और टा वर्ग का मतलब होता है मूर्धा, और ता वर्ग का मतलब होता है दंत, और पा वर्ग का मतलब होता है ओठ। अब देखिए कई टेक्निक मैं बताऊंगा। जैसे दंत का आपको याद करना है, आपका दांत और सट नहीं रहा तो देखिए दंत वाले में दा आएगा, तो तथा द ना, ख़त्म कहानी, ठीक है। और देखिए पापा बाबा माँ बोलेंगे तो होठ से क्या होगा? सटेगा। तो पा फा बा भा माँ बोलेंगे तो होठ से क्या होगा? सटेगा। और उसी प्रकार ता था दा धा ना बोलेंगे तो जीभ आपकी दांत पे आके लड़ेगी, तो दंत हो जाएगा। अब देखिए कंठ का आप जानते ही हैं, क ख ग घ अंगा बोलेंगे तो कंठ, मतलब कंठ से आवाज़ आएगी। अब देखिए तालु मतलब होता है ऊपर, जीभ के ऊपर, यानी जीभ ऊपर जाके टकराना चाहेगी। जैसे बोलिए च छ ज झ इया, देखिए हर बार जा रही है ऊपर। और मूर्धा जब ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ ड़, तो इसको बोल रहे हैं तो जीभ नीचे जाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोगों को तो उस तरह याद रहता नहीं है। आप इतना याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से एक कट मारिए, और यहाँ नीचे से एक कट मारिए, और यहाँ लिख दीजिए सा, यहाँ लिख दीजिए मूर्धन्य सा, और यहाँ पे लिख दीजिए सा। और यहाँ एक कट मारिए ऊपर, और यहाँ एक कट मारिए ऊपर, और यहाँ लिख दीजिए या, यहाँ लिख दीजिए र, यहाँ लिख दीजिए ला। तीनों सा या रा ला लिख सकते हैं नहीं। उसके बाद देखिए रा के साथ री भी लिख दीजिए। रा और री एक ही तरीके से, और ला के साथ री लिख दीजिए, है कि नहीं है। अब देखिए चा वर्ग में या तालु में आपका ये वाला सा आ जाएगा, और तालु में या आ जाएगा। और मूर्धा में आपका ये वाला सा आ जाएगा, और मूर्धा में ही आपका क्या आ जाएगा? रा आ जाएगा। और देखिए दंत में आपका ये वाला सा आ जाएगा, और दंत में ही आपका ला और री आ जाएगा। तो इतने शब्द आपके कवर हो गए। इसके अलावा देखिए अब अगले कुछ शब्द, अब जैसे बात करते हैं अ आ, देखिए यहाँ पे लिखे हैं अ आ, फिर लिखे हैं ई ई, तो अ आ ई ई, फिर उ जो होगा एकदम अंतिम वाले में होगा उ, ठीक। अ आ ई ई एकदम ऊपर, और उ एकदम नीचे। तो आ आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? का वर्ग। ई पूछेगा तो चा वर्ग, उ पूछेगा तो पा वर्ग हो जाएगा। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। अब देखिए एक शब्द आपका बच रहा है हा, मतलब एक वर्ड बच रहा है हा। तो हा जो होता है वो कंठ होता है। यहाँ तक ख़त्म कहानी। अब आपका केवल बचा है 4। कौन कौन से बचे हैं? अब देखिए आपका बचा है ए, ऐ, ओ और औ, यही तो बचा है।
अब देखिए ए जो होता है ए आ और प्लस ई से मिलकर बना होता है, और ए जो होता है वो आ प्लस किससे मिलकर बना होता है? आ और ए से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आ प्लस ऊ से मिलकर बना होता है, और औ जो है वो आ प्लस ओ से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि आ किससे बना है। आ किससे बना है? कंठ से, ठीक। इन दोनों को एक वर्ग में रखेंगे, इन दोनों को एक में, एक का निकाल लेंगे दोनों का आ जाएगा। जैसे आ कंठ में और ई किस में है? ई किस में है? तो देखिए ई इसमें है तालु में, तालु। तो ए जो हो गया वो कंठ तालु हो गया, ए जो हो गया वो कंठ तालु हो गया, कंठ तालु। और उसके बाद देखिए आ और ऊ को ले लीजिए, तो आ जो है ये आ जो है आपका कंठ में है कि नहीं है? कंठ में है। और जो ऊ है, ऊ देखिए यहाँ पे है, ओट्स में है। तो कंठोष्ठ, कंठ और ओट्स वाला क्या हो गया? ओ और औ। अब देखिए एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं, इसको एक चीज़ तरीके से और याद कर लीजिए। जैसे ओ है यहाँ पे, ओ औ, तो ओ औ से देखिए ओ से ओट्स हो जाएगा कि नहीं? ओट्स हो जाएगा। ए को आप याद करेंगे क्या है? ए तालु, मतलब जैसे चश्मा, ए से ऐनक, ऐनक को तालु पे पहनते हैं, तो ये तालु हो गया, ए ओट्स हो गया, कंठ तो है ही पूरा, कंठ तालु, कंठ ओट्स हो गया। तो इस तरीके से सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक आपका बच रहा है क्या? व, ठीक है। तो वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है। वकारस्य दंतोष्ठम यानी किससे बोला जाएगा? दंत और ओट्स से, दंत और ओट्स से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बोल के कर सकते हैं, जैसे व बोलिए, व, तो ओट्स तो एकदम है, और व आपका जीभ जाके दंत पे लड़ रहा है, तो दंतोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसी में सबका आ गया। या का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। यह है क्या है? तालु है। अगर अकेले आ रहा तालु, अगर यारा लावा मतलब एक साथ सभी आएगा तभी अंतस्थ होगा। इसमें से कोई भी शब्द अकेले दे दिया तो जिससे बोला जाएगा बस वही होगा। अगर तालु से बोला जाएगा, तालु अभी हमने बताया था कि ऊपर नीचे काट के या रा ला लिख दीजिए, तो एक तालु से बोला जाएगा, दूसरा मूर्धा से और तीसरा दंत से। तालु, मूर्धा, दंत, और वह तो दंतोष्ठम बताए हैं। तो इस तरीके से सब हो जाएगा। अब देखिए या और व को अर्धस्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ई और आ से मिलकर बना है, और व ऊ और आ से मिलकर, मतलब दो अलग अलग स्वरों के योग से बना है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या? अर्धस्वर। बना है स्वर से, लेकिन प्रयोग किस में होता है? व्यंजन में होता है। अब देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म माने होता है घर्षण, घर्षण माने होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन माने होता है वाइब्रेशन। मतलब ऐसे शब्द जिनको बोलने में फ्रिक्शन हो या वाइब्रेशन हो, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स स स स ह सामूहिक में आएगा तभी उसमें व्यंजन कहेंगे। केवल सा आ जाएगा तभी हमने बताया ऊपर एक काटिए, नीचे एक काटिए, और स और स लिख दीजिए। ये देखिए आपका तालु हो जाता, ये मूर्धा हो जाता, और ये क्या होता है? दंत हो जाता। उसके बाद आपका हा, हमने बताया था कि हा जो आएगा वो किस में आएगा? हा कंठ में आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। व्यक्तिगत रूप से अगर सा पूछ लेगा तो आपको तालु ही मारना है, अगर उसमें नहीं दिया है। अगर आपका उसमें दिया है और तालु नहीं दिया है तब तो उसमें होगा, लेकिन अगर तालु दिया है उसमें दिया है दोनों, तो आप तालु मारेंगे। उसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन जो होता है वो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आंतरिक प्रयत्न के आधार पर अब संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन देखिए यहाँ पे है, संयुक्त व्यंजन जो है यहाँ पे है। दो लोग या दो वर्ण के मेल से
बनता है संयुक्त। और हलंत कभी भी साइलेंट वर्ड पे लगता है। देखिए जैसे बोलिए छ में देखिए क साइलेंट है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हलंत लगेगा। उसी प्रकार से आप कभी भी बोलिए त्र बोलेंगे तो देखिए ता हलंत, ता साइलेंट है। तो छत्र ज्ञास्रा ये सब क्या हैं, संयुक्त वर्ड हैं। और छ को अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो के एस एच लिखते हैं, और के होता है का और एस एच से होता है सा, तो का प्लस सा क्या हो जाएगा आपका मतलब छ हो जाएगा। और त्र लिखेंगे तो ता प्लस रा हो जाएगा। और ज्ञा लिखेंगे तो देखिए ज्ञा बोलिए ज प्लस या, आपका क्या हो जाएगा ज्ञा। और स्रा बोलेंगे तो स बड़ा वाला स प्लस र। और हलंत आपको ख्याल करना है कि इसी पे सब में लगा है, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन है या द्विगुण व्यंजन है, या दो गुणों वाला या लड़खड़ाने वाला या लुढ़कने वाला, उसे क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है, कौन कौन, ढ और ढ, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, ढ और ढ 2। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछ लिया कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 25। लेकिन आपसे पूछ लिया कि द्विगुण को लेकर व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो द्विगुण को लेकर व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है, 33। अगर द्विगुण को लेकर पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे, 35 बताएंगे, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि द्विगुण को लेकर स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी तो आप क्या बताएंगे, 27 बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया है। अब देखिए दोस्तों, आंतरिक प्रयत्न के आधार पर व्यंजन देखेंगे। तो आंतरिक प्रयत्न के आधार पर अल्प प्राण यानी कम वायु, बोलने में कम वायु निकलेगी। महाप्राण मतलब बोलने में अधिक वायु निकलेगी। अघोष, आ माने बिना और घोष माने वाइब्रेशन, बिना वाइब्रेशन या बिना कंपन के जो आवाज़ निकलेगी, वर्ड निकलेगा, उसे अघोष। और सघोष मतलब सा माने साथ या विथ वाइब्रेशन जो निकलेगी उसे सघोष कहेंगे। तो देखिए हम लोग अघोष गायब, सघोष गायब, बस 2 चीज़ हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। अघोष देखिए आ मतलब पहला वर्ड, तो इसमें एक जरूर आएगा, तो 12 प्लस हीट याद करेंगे हम लोग। 12 प्लस हीट यानी क्या है, 12 प्लस स ह, ठीक है, स ह। तो कोई भी क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि ग है, ग आपसे पूछ लिया और आपके ऑप्शन में दे दिया, क्या क्या ऑप्शन में दिया, पहला दिया क्या, अघोष, और दूसरा दिया क्या, सघोष, तीसरा दिया क्या, दोनों यानी बोथ, और चौथा दिया क्या, नन ऑफ दीज, ठीक। तो हमें केवल इसी ध्यान देना है, इसको नहीं। सबसे पहले सघोष पूछे चाहे अघोष, हमको चेक क्या करना है, अघोष। अब देखिए अघोष का सूत्र होता है 12 प्लस हीट। तो 12 मतलब होता है पहला यानी का वर्ग और दूसरा यानी खा वर्ग, मतलब खा वर्ग नहीं, का के नीचे जितने आएंगे, जैसे चा आएगा, टा आएगा, इस तरीके से खा के नीचे जितने आएंगे, छा जैसे आ गया, ये सब। तो देखिए आपका गा तो यहाँ पे आएगा, तो 12 प्लस हीट में गा तो है नहीं, यानी ये अघोष नहीं है। जब अघोष नहीं होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, सघोष। इसी तरीके से हम चेक करेंगे। तो आपको अघोष याद रख लेना, इधर आपको महाप्राण याद रख लेना है। अब देखिए महा मतलब ज़्यादा, अघोष माने याद किया तो आ माने 1, तो 12 याद किया, और 12 से ज़्यादा क्या है, 24। तो महाप्राण में 24 प्लस हीट, ठीक है, क्या है, 24 प्लस हीट प्लस ढ, 24 प्लस हीट प्लस ढ। तो देखिए जो हम लोग याद कर रहे हैं उसमें दोनों में हीट है, तो हीट वाले को आप लोग दिमाग से हटा दीजिए। बस अघोष में 12 याद लग दीजिए और महाप्राण में 24, और इसमें आप ध्यान दे दीजिए कि ढ भी है, ठीक है, ढ भी है, ठीक, और 24 प्लस हीट महाप्राण है, तो इससे आप जान जाएंगे। अब देखिए
सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि बोलने में बड़ा कम वायु निकलता है, इसको हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। और पंचमाक्षर जो होते हैं, जैसे अभी अंगा पूछ लिया, तो बताइए अंगा क्या 24 में आएगा? नहीं आएगा, ना तो हीट में आएगा, ना तो इसमें, तो अंगा अपने आप किस में चला जाएगा? अल्प प्राण में। तो सभी पंचमाक्षर भी अल्प प्राण में होते हैं, और सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं। अब देखिए इनको कुछ नहीं याद करना, केवल आपको इतना याद करना है, उसके बाद जो इसमें होगा होगा, जो नहीं होगा इसमें हो जाएगा। कोई भी प्रश्न आए आपको महाप्राण वाले महाप्राण चेक करना है, और अघोष सघोष वाले में अघोष चेक करना है। अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आता है वर्तस्य ध्वनि, तो वतस्य ध्वनि आएगा। तो वतस्य ध्वनि ऐसे ध्वनि होते हैं जिनको बोलने में स्लिप होता है, जुबान जो होती है स्लिप होती है। अब देखिए नस रल, तो इसको याद करेंगे, देखिए नास और रल को याद कर लीजिए रेल, तो नास रेल, इस तरीके से याद करेंगे तो नासरल याद हो जाएगा। ठीक है, वतस्य ध्वनिया नास रेल है। अब देखिए लुंठित या प्रकंपित वर्ड, तो लुंठित ज़्यादातर उम्मीद है आपके एग्जाम में आता है, तो लुंठित वर्ड होता है र। और पार्श्विक या पश्च व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन होता है ल। राइट साइड ऑफ टंग, मतलब आपके जीभ से के दाहिने से हवा निकलेगी। और स्वर यंत्रीय वर्ड, तो स्वर यंत्रीय वर्ड जो होता है हा होता है, और हा को काकल्य वर्ड भी कहते हैं। हा जो है कंठ में आता है, कंठ के आने की वजह से इसे काकल्य वर्ड भी कहते हैं, या याद करने के लिए ये भी कह सकते हैं काकल्य में काका आ रहे हैं, तो काका जो है काका दादा, काका जो है हल चलाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए अब स ह अघोष है, और हा क्या है? सघोष है। अगर सभी साथ में आएंगे तब तो अघोष होगा हा, अगर हा अकेले आएगा तब क्या होगा? सघोष होगा। ठीक है, और देखिए आगत व्यंजन कुल 5 होते हैं, क ख ग और ज फ, और मुख्य रूप से 2 होते हैं ज फ। ठीक है, और हम लोग देखिए इसको देख ही लिए, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, 4 मिनट में। अब देखिए स्पर्शीय व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं, इसको हमने बता ही दिया। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहते हैं, या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। उष्म व्यंजन को संघर्षी वर्ण कहते हैं। उष्म देखिए, उष्म मतलब संघर्ष करेगा ना, उष्म व्यंजन को संघर्षीय व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, च वर्ग को स्पर्श संघर्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। हा को काकल्य कहते हैं, क्यों? क्योंकि काका हल चलाते हैं। रा को लुंडित कहते हैं, रा को लुंडित, र बोलेंगे तो आपकी जीभ जो होगी लुंडित होना चाहेगी, मतलब इसे मुड़ना चाहेगी। और ला को पार्श्विक कहते हैं, क्योंकि श्वास जब लेते हैं जीभ के, मतलब जब बोलते हैं तो जीभ के राइट साइड से हवा निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक कहते हैं। उसके बाद देखिए सभी स्वर अल्प प्राण तथा सघोष हैं, ये तो हमने बता ही दिया, अल्प प्राण तथा सघोष हैं। और सभी स्वर जो होते हैं अच होते हैं, सभी स्वर को अच कहते हैं, और सभी व्यंजन को हल कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है, क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा आता है, तो विसर्ग वाले में ही हा आता है। ठीक है, कंठ विसर्ग। और आ को उदासीन स्वर कहते हैं। उदासीन स्वर इसलिए कहते हैं कि इसमें मात्रा वंत्रा होती नहीं है, इसकी मात्रा नहीं होती है। जिसका अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे बद्धाक्षर कहते हैं। जिसका अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे बद्धाक्षर कहते हैं, जैसे वाक हुआ, जगत हुआ, सत हुआ। और जिनकी अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे मुक्तांचर। अब देखिए व्यंजन मतलब बद्ध मतलब होता है बंद कहीं रहे, और मतलब स्वतंत्र ना हो, परतंत्र हो। और स्वर मतलब मुक्त हो, स्वतंत्र हो, आना जाना, खाना, आ रहा जा रहा, ये सब। अब देखिए नज सरल को वतस्य कहते हैं। तो अभी हमने वतस्य क्या पढ़ा था? वतस्य में हम लोग क्या पढ़े थे? ना स रे ल, यानी न स र ल, इसे वतस्य कहते थे। तो नज सरल लिखा है ना, नज सरल। अब देखिए नज मतलब हो गया न,
और देखिए न ज न स न स र ल, यही तो पढ़े थे। न स र ल को वतस्य भी कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो अनुनासिक मतलब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, नाक तो ज़रूर आना चाहिए, नाक। और ये बिंदी वाले स्वर होते हैं, ठीक है। अनुनासिक जो होते हैं बिंदी वाले स्वर होते हैं, जैसे अंग, आ, आँख, चाँद, चाँदनी, ये सब, ठीक है। उसके बाद जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, ठीक है, केवल और केवल मुख से होता है उसे निरनुनासिक कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री, ओ और डॉक्टर वाला, देखिए डॉक्टर ऐसे लिखते हैं ना, ए वाला। उसके बाद देखिए द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग आदि, आदि मतलब प्रारंभ में नहीं होता है। जैसे डिब्बा लिखना है तो इस पर देखिए बिंदी नहीं मारेंगे। डमरू लिखना है तो बिंदी नहीं मारेंगे। ढकना लिखना है तो बिंदी नहीं मारेंगे। बिंदी नहीं मारने का मतलब वो ढ यूज हो रहा है। लेकिन उच्छिप्त व्यंजन जैसे लड़का लिखेंगे, पहले शब्द के बाद है देखिए बीच में, तो बिंदी मारेंगे। पढ़ना, पढ़, चढ़ना, यानी पहले अगर आ जाएगा यही चीज़ तो बिंदी नहीं लगाएंगे। बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए कहा। जैसे मान लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से लिखा जाता था पहले, तो उसको यहाँ पे बिंदी लाके कर दिए। कौन? बिंदी वाला सब काम बाबू श्याम सुंदर दास ने ही किया है। अब देखिए स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। अब देखिए इसमें हलंत लगा दिया गया है तो व्यंजन, लेकिन इसमें स्वर नहीं है। अगर इस तरीके से लिखा रहता है तो इसे का प्लस आ में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर केवल इस तरीके से लिखा जाता है तो इसको तोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए ओम, ओम जो है स्वर रहित है, ओम जो है स्वर सहित है। इसमें हलंत लगा दिए तो स्वर रहित मतलब स्वर इसमें नहीं है, और इसमें हलंत हटा दिए तो इसमें स्वर है। अब देखिए दो भिन्न व्यंजन के योग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन अभी हमने बताया था, जैसे प्र हुआ तो प और र, घ हुआ तो प और र, क्लेश हुआ तो पहला आधा है दूसरा पूरा है, ग्राम हुआ, अच्छा हुआ, ज्वाला हुआ, ये सब जो हैं संयुक्त व्यंजन। ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई बात नहीं है। अब देखिए अन्य भाषाओं से आए हुए व्यंजन को आगत व्यंजन कहते हैं। तो क, ख, ग और ज, फ ये क्या हैं? आगत व्यंजन हैं। अगर मुख्य रूप से आगत व्यंजन पूछेगा तो केवल 2 होते हैं, कुल आगत व्यंजन पूछेगा तो 5 होते हैं। उर्दू और फारसी से हमारे भाषा में आ गए हैं। अब देखिए र और छोटा ऊ बनाएंगे तो छोटा रू बनेगा, और र और बड़ा ऊ बनाएंगे तो रू बनेगा। जैसे रुपया लिखना है तो इससे लिखते हैं, रूप और रूपा लिखना होता है, रुमाल लिखना होता है तो इससे लिखते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। अंगा, इया, अड़ा, न, म मतलब अंतिम वाले जो होते हैं, ठीक है। पंचमाक्षर अनुनासिक। मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर कहते हैं। जो मध्य स्वर है आ क्या है? मध्य स्वर है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। अ, ई, उ को शिथिल स्वर कहते हैं, मतलब छोटे वाले स्वर को शिथिल कहते हैं और बड़े वाले स्वर को कठोर कहते हैं। बड़ा आदमी कठोर होता ही है। देखिए र को 4 प्रकार से लिखा जाता है। र मतलब रावण, ये देखिए ये भी है र, उड़नतुआ र, उर्वरक, और ये भी है र, प्र, और ये भी है र, ट्र, ठीक है। तो राष्ट्र र, प्रकार, धर्म, रावण सब र हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर स है तो एक क्रम से प्रयोग होते हैं। सबसे पहले बड़ा, उसके बाद मूर्धन्य, उसके बाद स। अब देखिए बड़ा सा, उसके बाद ए वाला सा, फिर ए सा, बड़ा सा, ए वाला सा, मतलब ये सब है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ डाउट में अगर आपके हो तो कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, उस डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब देखिए आपका पूरा स्वर व्यंजन वर्णमाला पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ठीक है। केवल 2 वीडियो में पूरा वर्णमाला आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद दोस्तों।